Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. So, इस क्लास के अंदर मैं BHIC 133 का जो आपका पेपर है उसके कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि हर एक क्वेश्चन के आंसर में आपको कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, कैसे आपको आंसर करना है। ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, तो आप इसको देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको BHIC 133 का गेस्ट पेपर परचेज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में ये जो हमारी वेबसाइट गिवन है shop.hindustanknowledge.com इस पर जा सकते हैं या डायरेक्टली इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद बस आपको BHIC 133 यहाँ सर्च ऑप्शन में अपना पेपर कोड लिखना है। तो BHIC 133 से रिलेटेड जो भी मटेरियल होगा ना वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये रहा आपका गेस्ट पेपर फॉर जून 2025 एग्ज़ाम इन हिंदी। सेम ऐसे ही ये आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से क्या करोगे, बस क्लिक करके इसे आप परचेज़ कर सकते हैं। और अगर कुछ भी इशू आएगा तो आपको क्या करना है कि जो नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन में या फिर ये सेम नंबर ही आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पता है क्या बताना है। एक तो देखो ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है, तो विजयनगर वाली जो यूनिट है उसको आप लोगों को ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, विजयनगर में से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो क्वेश्चन ये है कि विजयनगर में रिलीजन यानी कि जो धर्म है, ठीक है, जो धर्म है वो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में क्या रोल प्ले करता था। एक शॉर्ट नोट भी आपको बताना है अबाउट द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन द एंड। तो विजयनगर साम्राज्य के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में धर्म और धार्मिक कक्षाओं की भूमिका पर चर्चा करें। अंत में स्थानीय प्रशासन पर एक नोट लिखें। तो स्थानीय प्रशासन कैसा था विजयनगर का, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो टॉपिक है गाइस ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस वाले टॉपिक को भी ज़रूर पढ़ना। तो सबसे पहले हम अगर उसकी राजनीतिक जीवन की बात करें कि जो धर्म है वो राजनीतिक जीवन में, पॉलिटिकल लाइफ में उसकी भूमिका, उसका क्या रोल था। सो द विजयनगर रूलर्स कंसीडर्ड देमसेल्व्स प्रोटेक्टर्स ऑफ हिंदुइज्म। तो जो विजयनगर के रूलर्स थे वो अपने आप को क्या माना करते थे, धर्म रक्षक माना करते थे। शैविज्म, वैष्णविज्म, ये सारे जो सेक्ट्स थे इन सारे धर्मों की वो रक्षा करते थे, इन परंपराओं की। जो हमारे टेम्पल्स थे दे वर नॉट जस्ट रिलीजियस सेंटर्स बट ऑल्सो सिंबल ऑफ रॉयल पावर। तो यहाँ पे जो हमारे मंदिर, जो टेम्पल्स हैं वो रॉयल पावर के क्या हैं गाइस, सिंबल्स हैं। रॉयल पावर यानी कि धार्मिक राज सत्ता के, ठीक है, राजा की सत्ता का सिंबल होता था वो। किंग ने बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए, विट्ठल टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल, ताकि जो राजा है वो अपनी अथॉरिटी को दिखा सकें। तो उसी वजह से वो मंदिरों का भी क्या करते थे, निर्माण किया करते थे। तो दो चीज़ें हमने समझ ली कि पहला जो राजा है वो धर्म रक्षक के रूप में काम करते थे। हिंदुइज्म हो गया, शैविज्म, वैष्णववाद, ठीक है, शैववाद, इन सारे जो सेक्ट्स हैं इन सारी परंपराओं को वो प्रोटेक्ट करते थे। ठीक है, दूसरा हमने क्या समझा कि ये जो है राज सत्ता के प्रतीक थे, जो भी वो मंदिर बनवाते थे। ब्राह्मण जो हैं, ब्राह्मण लोग उनके एडवाइजर्स की तरह काम किया करते थे। कास्ट सिस्टम में हम देखें तो सामाजिक जीवन में हमें पूरा कास्ट सिस्टम देखने के लिए मिलता है। जो ब्राह्मण्स हैं दे इंजॉय हाई स्टेटस, ठीक है। इन द विजयनगर एम्पायर हम क्या देखते हैं कि जो ब्राह्मण हैं उन्हें ऊंचा दर्जा प्राप्त था। उसके बाद जो टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स वर द सेंटर्स ऑफ एजुकेशन, फेस्टिवल, आर्ट, कम्युनिटी इंटरेक्शन का जो सेंटर है वो हमारे टेम्पल यानी कि हमारे मंदिर हुआ करते थे। और जो धर्म है, ठीक है, संस्कृत, कन्नड़, रीजनल लैंग्वेजेस वगैरह जो है, साहित्य को हमने बढ़ावा दिया। ठीक है, किसको हमने बढ़ावा दिया, विजयनगर एम्पायर में हम देखते हैं कि वो लिटरेचर यानी कि साहित्य को बढ़ावा भी देते थे। तो देखो क्या क्या पॉइंट्स थे आपके। पहले आपने पॉलिटिकल लाइफ के बारे में सारा बता दिया, फिर आपने बताना है सोशल लाइफ के बारे में, एंड देन अब आप यहाँ पे बताओगे इकोनॉमिक लाइफ के बारे में कि आर्थिक जीवन में धर्म की क्या भूमिका थी। तो मंदिरों के पास बड़ी मात्रा में ज़मीन थी और वो जो ज़मीन है वो क्या हुआ करती थी, बड़े आर्थिक केंद्र हुआ करते थे।
जो राजा होते थे, जो व्यापारी होते थे, ठीक है, व्यापारी से दान उन्हें मिला करता था। दान समझ लो, जो किंग है, किंग जो हमारा राजा है, मर्चेंट जो हमारे बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो क्या करते थे, टेम्पल्स को, मंदिरों को गोल्ड रिसोर्सेज ये सब दिया करते थे। एंड दे सपोर्टेड ट्रेड एंड लोकल इकोनॉमीज, और वो व्यापार वगैरह को भी क्या करते थे, सपोर्ट किया करते थे। इसके बाद जो क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट आपको बताना है विजयनगर के स्थानीय प्रशासन के ऊपर कि विजयनगर में जो गवर्नेंस है, प्रशासन किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन काम करता था। तो हम देखते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका पार्ट है वो है डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो विभाजित था प्रशासन, ठीक है। साम्राज्य में हमें प्रांत देखने के लिए मिलते हैं, फिर उसके नीचे जिले होते थे, जिले जिन्हें क्या कहा जाता था, नाडु, फिर उसके नीचे तुम्हारा क्या होता था, गांव होता था। तो इस तरीके से हमें एक सिस्टम देखने के लिए मिलता है। नायक सिस्टम वहाँ पे प्रचलित था, तो नायकों को ज़मीन दी जाती थी और वे प्रशासन और सैनिक कार्य दोनों को संभाला करते थे। गांव सभाएं और मंदिर समितियां स्थानीय प्रशासन, कर उत्सवों का संचालन भी किया करती थी। तो पहले आपने बता देना है स्थानीय प्रशासन में कि 3 उसमें विभाजित था, प्रांत, नाडु और जो गांव है, उसके अंदर जो प्रशासन है वो जो है डिवाइडेड था। उसके बाद हमने बताया कि जो नायक हुआ करते थे, जिन्हें हम लोकल मिलिट्री चीफ कह सकते हैं, ठीक है, तो नायकों को ज़मीन दी जाती थी और वे प्रशासन और सैनिक कार्य दोनों को संभाला करते थे। गांव में सभाएं और मंदिर समितियां, स्थानीय प्रशासन से कर और उत्सवों का संचालन वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि जो रिलीजन है, जो धर्म है और जो धार्मिक वर्ग हैं विजयनगर एम्पायर में, उनका इन्फ्लुएंस गाइस काफ़ी ज़्यादा क्या था, डीप था, ठीक है। टेम्पल्स वर नॉट जस्ट स्पिरिचुअल स्पेसेस बट ऑल्सो सेंटर्स ऑफ पावर। यहाँ पे जो टेम्पल्स हुआ करते थे वो केवल और केवल स्पिरिचुअल स्पेस ना होके सेंटर ऑफ पावर होते थे, ठीक है। तो मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि सत्ता और प्रशासन के केंद्र भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है, जहाँ पे आपको दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में बताना है। तो सल्तनत में हम देखते हैं कि जो प्रशासन है वो केंद्रीय है। क्या है गाइज, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो किंग होता है, सुल्तान होते थे सल्तनत में, जो सुल्तान होते थे, सुल्तान के पास सबसे ज़्यादा पावर होती थी। सुल्तान वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी एंड ही वॉज असिस्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कॉल्ड दीवान, और उसके जो होते थे दीवान हुआ करते थे। इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स की बात करें तो एक वजीर होता था, एक होता था अरीज ममलीक, और दीवान रिसालत और दीवान इंशा। तो 4 हमें इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। वजीर जो है प्राइम मिनिस्टर हम कहते हैं, प्रधानमंत्री वजीर जो कि राजस्व सामान्य प्रशासन का कार्य देखेगा, अरीज ममलीक जो कि सेना के विभाग का प्रमुख होगा, दीवान रिसालत जो कि विदेशी मामलों और धार्मिक कार्यों का काम करेगा, इंशा वाला जो है वो शाही पत्राचार और अभिलेखों का प्रमुख होगा। फिर हमें प्रांतीय प्रशासन में जो एम्पायर है उनका, वो गाइज इक्ताओं में डिवाइडेड था एंड ईच वॉज गवर्नड बाय एन इक्तादार, ठीक है। तो कौन उन्हें गवर्न करता था, इक्तादार उसे गवर्न करता था। विलेज लेवल पे हमें मुकद्दम, ठीक है, पटवारी और चौधरी देखने के लिए मिलते हैं। शहरों का प्रशासन शाहना और कोतवाल जैसे अधिकारी देखा करते थे। सैन्य प्रशासन में हम देखते हैं कि सुल्तान के पास जो है, सुल्तान के पास स्थायी सेना हुआ करती थी। अरीज मुमलिक भर्ती, प्रशिक्षण और वेतन का कार्य देखा करता था। घुड़सवार सेना सबसे प्रमुख सैन्य इकाई हमें इसमें देखने के लिए भी मिलती है। उसके अलावा जो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था में हम देखते हैं कि जो सुल्तान है, सुल्तान जो है गाइस हाईएस्ट जज होता था। हाईएस्ट जज यानी कि आपका सर्वोच्च न्यायाधीश जो है आपका कौन होता है, सुल्तान होता था। काजियों की नियुक्ति प्रांतों और नगरों में की जाती थी जो शरीयत के अनुसार न्याय करते थे। दिल्ली सल्तनत डेवलप्ड अ सेंट्रलाइज्ड एंड मिलिट्री बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो केंद्रीकृत और सैन्य आधारित जो पूरा का पूरा प्रशासन व्यवस्था है वो हमें दिल्ली सल्तनत में देखने के लिए मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ब्रीफ अकाउंट देना है। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द
मुगल राजपूत रिलेशन, ठीक है, जो हमारे मुगल हुआ करते थे और जो राजपूत हुआ करते थे उनके रिलेशंस के बारे में आपको बताना है। तो शुरुआत में हम क्या देखेंगे कि प्रारंभिक तौर पे उनमें संघर्ष था। बाबर और हुमायूं को राजपूत जो रूलर्स हैं उनसे कड़ा विरोध का सामना करना पड़ा था। प्रारंभिक दौर में संबंध कैसे थे? तनावपूर्ण थे, ठीक है। सो रिलेशंस वर मोस्टली हॉस्टाइल इन दी अर्ली फेज। अकबर ने पॉलिसी अपनाई डिप्लोमेसी की, मैत्रीपूर्ण और सम्मानजनक जब नीति अकबर अपनाते हैं, ऑल्सो वो राजपूती प्रिंसेस से विवाह करते हैं, तो हम देखते हैं कि बाद में वो जो राजपूत रूलर्स हैं उनको ऊंचा दर्जा भी प्रोवाइड करते हैं। राजा मानसिंह जो हैं वो बन जाते हैं अकबर के नवरत्नों में से एक, और दूसरा जो राजा टोडरमल हैं वो उनके फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं। राजपूतों को मुगल दरबार में सम्मान का पद मिला। मुगलों को सेना और प्रशासन स्थिरता भी प्राप्त होती है। तो म्यूचुअल बेनिफिट्स अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि राजपूतों का भी बेनिफिट हो रहा है और मुगलों का भी बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो शुरुआत के संबंध कैसे? तनावपूर्ण थे, अर्ली कॉन्फ्लिक्ट था, अकबर की पॉलिसी डिफरेंट थी, इसकी वजह से दोनों को फिर म्यूचुअल बेनिफिट होने लग जाता है। तो कुछ राजपूत रूलर जैसे कि मेवाड़ के जो हैं वो मुगल रूल को हमेशा ही रेजिस्ट करते रहे। राणा प्रताप सिंह फेमसली अपोज्ड अकबर इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। इसके बाद जो पॉलिटिकल क्रॉनिकल्स हमें मिलते हैं मुगलों के अधीन, जो हमें इतिहास देखने के लिए मिलता है, शाही इतिहास जिसको हम कहते हैं, तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो मुगल्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि अपने जो हिस्टोरियंस हैं, जो उनके इतिहासकार हैं, ठीक है, ऑफिशियल जो शाही इतिहास है वो हम क्या देखते हैं कि जो मुगलों के जो इतिहासकार हुआ करते थे, ठीक है, वो लिखा करते थे, क्योंकि मुगल उनसे कहते थे, मुगल जो राजा होते थे वो उनसे कहा करते थे। लिखने के लिए जो भाषा है वो पर्शियन यानी कि तुम्हारी फारसी भाषा का उपयोग वो किया करते थे। और प्रसिद्ध अगर हम ग्रंथों की बात करें तो देखो बाबरनामा है, अकबर है, आईने अकबरनामा, आईने अकबरी, शाहजहांनामा, मासिर ए आलमगिरी, औरंगज़ेब के रूल के बारे में। तो इन सारी जो किताबें हैं, इन सारी किताबों के नाम आप लोग याद कर लो और इन सबको अपने आंसर में लिख कर आ जाना अगर मुगल साम्राज्य से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा। तो फाइनली हम क्या समझ चुके हैं कि जो मुगल और राजपूत के जो रिलेशंस हैं, इट वॉज अ मिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन, ठीक है। तो हमें संघर्ष और सहयोग दोनों ही देखने को मिलेंगे, विशेषकर अकबर के समय से। मुगलों के काल में रचित इतिहास ग्रंथ हमें उनके शासन, समाज और संस्कृति की भी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे आपको मुगल के टाइम पे जो अग्रेरियन रिलेशंस थे, अग्रेरियन रिलेशंस के बारे में बताना है। दूसरा मुगल के आर्किटेक्चर के बारे में बताना है, ठीक है, कृषि संबंध और मुगल वास्तुकला। तो अग्रेरियन रिलेशंस में हम क्या देखते हैं कि जो लैंड ओनरशिप और रिवेन्यू सिस्टम है, लैंड ऑफिशियली बिलोंग्ड टू द एम्परर। किससे बिलोंग करता था गाइज? लैंड एम्परर से बिलोंग किया करता था, ठीक है। बट वॉज कल्टिवेटेड बाय द पीजेंट, पर उसे कल्टिवेट कौन करता था? किसान। जब्त सिस्टम, हमें जब्त प्रणाली देखने के लिए मिलती है। भूमि की नाप जोख कर औसत पैदावार के आधार पर क्या करते थे? कर को निर्धारित करते थे। तो रिवेन्यू फिक्स्ड था और उसको एवरेज प्रोड्यूस के हिसाब से क्या करते थे? कैलकुलेट, ठीक है। जो टैक्स था वो जनरली हम क्या देखते हैं कि 1/3 होता था जो नगद या अनाज में दिया जाता था। ज़मींदारों की भूमिका की बात करें तो जो ज़मींदार होते थे उनके पास स्थानीय स्तर पर सत्ता होती थी और कभी कभी उनकी जो है निजी सेनाएं भी हुआ करती थीं। तो ज़मींदारों का काम था कर को वसूल करना और उनके पास स्थानीय स्तर पर सत्ता होती थी। किसान की बात करें तो किसान स्वतंत्र होते थे और उन्हें ज़मीन पर खेती करने का अधिकार प्राप्त था, फिर भी उन्हें राज्य अधिकारियों और ज़मींदारों से दबाव का सामना करना पड़ता है। अगर अब हम यहाँ पर मुगलों के आर्किटेक्चर की विशेषताओं के बारे में बताएंगे, क्योंकि इसकी जो विशेषताएं हैं ना उसके बारे में भी आएगा, तो हमें मुगल में फ्यूजन देखने के लिए मिलेगा। विभिन्न जो शैली हैं घर बनाने की, फारसी, भारतीय, मध्य एशियाई शैलियों का हमें यहाँ पे एक सुंदर संगम देखने के लिए मिलता है, ठीक है।
उसके बाद जो है बड़े बड़े गुंबद, मेहराब, गर्भगृह, ये सब इसकी खास पहचान थे। चार बाग योजनाओं ये लोग बनाया करते थे, मतलब गार्डन को चार बाग के स्टाइल में बनाते थे। अर्ली जो मुगल्स हैं वो रेड स्टोन का यूज़ करते थे, जिसका एग्जाम्पल तुम्हारा हुमायूं टॉम्ब है ना। शाहजहाँ ने फिर वाइट का यूज़ करा। और हमें कैलीग्राफी, है ना, ये सब नक्काशी, ये सब भी हमें जालीदार खिड़कियाँ, फूलों की आकृतियाँ इनके आर्किटेक्चर में देखने के लिए मिलती हैं, स्थापत्य कला में। तो मुगल अग्रेरियन जो रिलेशंस हैं वो ऑर्गेनाइज थे, स्ट्रॉन्ग रिवेन्यू सिस्टम था, और जो ज़मींदारों का रोल है वो क्या था गाइस, इम्पॉर्टेंट था। मुगल आर्किटेक्चर में हमें कल्चरल इन्फ्लुएंसेस का ब्लेंड देखने के लिए मिलता है, जो कि ग्रेट हाइट्स पे पहुंचता है इन ब्यूटी एंड डिज़ाइन। एंड जो अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम रिवीजन क्लास 2 में डिस्कस करेंगे। रिवीजन क्लास 2 भी आज ही अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि बचे हुए क्वेश्चन भी आप कवर कर सकें। ठीक है।